Dear students, welcome to the channel and this is Unit 6 Entrepreneurship Class 12. Unit 6 is Resource Mobilization. Resource means anything which has value like human resource, financial resource, physical resources. इसके बाद mobilization means movement from one place to another, and these are the key contents of the chapter which we are going to cover in this chapter, and only these topics are in the syllabus. इसके अलावा जो भी आपके यूनिट 6 बुक में गिवन है दैट आर आउट ऑफ सिलेबस, वो मैं एडिटेड बुक आपको प्रोवाइड कर दूंगी. कैपिटल मार्केट ओनली कॉन्सेप्ट, प्राइमरी मार्केट कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, एंजल इन्वेस्टर, फीचर्स, वेंचर कैपिटल, फीचर एंड फंडिंग. तो ये है आपके की कंटेंट्स जो कि आपको कवर अप करने हैं यूनिट 6 में, जिसके आप नोट्स बनाकर इन्हें याद करेंगे और मेरे साथ साथ अभी लिखते जाना. अभी आप की कंटेंट्स नोट कर लो. बेटा ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा अंडरस्टैंड वेरियस सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स इन द बिजनेस में आप डिफरेंट किन किन सोर्सेज से फंड्स अरेंज कर सकते हो. आफ्टर दिस सेशन यू विल बी एबल टू रेजिंग फंड्स थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स. आप समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल मार्केट से हम फंड्स कैसे रेज कर सकते हैं. आफ्टर दिस सेशन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड the methods of flotation of new issue, and after this session you will able to discuss, manage and write concept of angel investor, venture capitalist and funding. तो बुक ओपन कर लीजिए, नोटबुक पे साथ साथ लिखते रहेंगे. अब हम टॉपिक करेंगे फाइनेंस. फाइनेंस बेटा फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज द एलिक्सिर दैट असिस्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बिजनेस फॉर्म करने के लिए जो जरूरत है आपको, and allows business to take advantage of opportunities to grow and expand. आपके बिजनेस को हेल्प करता है, अलाउ करता है ताकि बिजनेस ग्रो करे, और ग्रो करने के बाद जब एक हाइट्स तक, एक लेवल तक पहुंच जाए तो एक्सपैंड कर सके. एक्सपैंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा? आप मर्जर कर सकते हैं, आप एक्विजिशन कर सकते हैं, आप फ्रेंचाइजिंग दे सकते हैं. इन सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए फाइनेंस. अब एक टास्क दे रही हूँ आपको, एक वर्ड का मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और वो वर्ड है ये एलिक्सिर. ये आपके सीबीएसई बुक से लिया है मैंने और पेपर में आ सकता है, तो इसका आप इजी वर्ड सिनोनिम या मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. फाइनेंस का मीनिंग नोट कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये कि व्हाट इज फाइनेंस, या एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है. इन बेसिक वर्ड्स यू कैन से फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. Easy words are accepted in entrepreneurship. You can write it on in your own words, but yes, correct meaning तो आपको पता होना ही चाहिए. फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू, बिजनेस में क्यों फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, किस किस काम में आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, क्यों आपको फाइनेंस चाहिए. बेटा बहुत सिंपल आंसर है. बिजनेस आइडिया दिमाग में आने से लेकर आप जब बिजनेस सेटअप कर लेंगे, आप बिजनेस को ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, हर लेवल पे आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. तो इसे एक अच्छे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे जहां आपको फुल मार्क्स मिले? टू प्रमोट और इस्टेब्लिश बिजनेस प्रमोट और स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस प्रमोट और स्टैब्लिश करने के लिए, स्टैब्लिश कब करना है बेटा? जब आप न्यू स्टार्टअप करते हो. और प्रमोट कब करोगे? जब आपका ऑलरेडी स्टार्टअप है द बिजनेस. ये आपको क्लियर हो गया कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? बिजनेस प्रमोट करने के लिए या स्टैब्लिश करने के लिए. टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, आपको मशीन खरीदने, आपको टेबल खरीदने, आपको कंप्यूटर्स खरीदने हैं. वो एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बार बार यूज होंगे, वो होंगे फिक्स्ड एसेट्स. वो खरीदने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5 मार्कर आता है, तो आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे. मैंने आपके लिए माइंड मैप्स बनाए पूरे चैप्टर के इस तरीके से, उन्हीं के थ्रू मैं आपको ये पूरी यूनिट एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, और लॉन्ग क्वेश्चंस में करने के लिए आपके पास फ्लो चार्ट्स हो. तो टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, टू मेक मार्केट इन्वेस्टिगेशंस. बेटा आपको हमेशा पता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड डिमांड एंड नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर को क्या चाहिए वही प्रोवाइड करो, कस्टमर ऑटोमेटिक खरीदेगा. तो वो मार्केट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको पैसा चाहिए ही होगा. देन टू डेवलप प्रोडक्ट, अब आपने मार्केट इन्वेस्टिगेशंस तो कर ली, आपको पता लग गया कि इस तरीके का प्रोडक्ट
हमारे कस्टमर को चाहिए। तो सिर्फ पता लगने से बात नहीं बनेगी बेटे, वो प्रोडक्ट आपको डेवलप भी करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट आपको डेवलप भी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, आपको वो बनाना पड़ेगा। तो टू डेवलप द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सर्विस प्रोवाइड करना है, जो भी आपने कस्टमर के नीड एंड वांट देखी और वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है, वो प्रोवाइड करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। 4 जरूरतें हो गई। और देखते हैं व्हाई वी रिक्वायर्ड फाइनेंस इन द बिजनेस। टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, किसी लेबर का हाथ आ गया, मशीन में कट गया, उसको इलाज कराने के लिए पैसे आपको देने होंगे, या कुछ भी और प्रॉब्लम आ गई, कुछ नया इशू आ गया, किसी नए तरीके एक्सपेंसेस आ गए, उन सब के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जो कि आपने प्लान नहीं किए, अचानक आने वाले खर्चों के लिए भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। टू एक्सपेंड, डाइवर्सिफाई एंड ग्रो। अब बस आप मुझे एक छोटा सा मीनिंग बता दो कमेंट सेक्शन में लिख के कि एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई में क्या डिफरेंस है। एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई में क्या डिफरेंस है, मैं दोनों के लिए एक स्टेटमेंट दे देती हूँ। मेरा काम है ये मार्कर बनाना, मार्केट मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैं 10,000 मार्कर्स बना रही हूँ और अब मैं बनाने लग जाऊँ 20,000। तो ये एक्सपेंड होगा या डाइवर्सिफाई होगा, ये आपको बताना है। फिर मैंने कहा कि अभी मैं सिर्फ मार्केट मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, फिर मैं फैन बनाने लग जाऊँ, एसी बनाने लग जाऊँ और ट्यूबलाइट भी बनाने लग जाऊँ, तो ये आपको बताना है कि एक्सपेंड है, डाइवर्सिफाई है। कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगी और रिप्लाई करूंगी। इसके बाद बिजनेस ग्रो करने के लिए, ग्रो कैसे होगा बेटा, आपका मर्जर हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है, फ्रेंचाइजी दे सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इन सब में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद टू कीप मैन एंड मशीन एट वर्क, मैन एंड मशीन एट वर्क, सभी लोग जॉब पर आएंगे, काम पर आएंगे, क्यों आएंगे, उनकी सैलरी समय पे मिलेगी, सभी मशीनें कॉन्टिन्यूस चलती रहेंगी अगर प्रोडक्शन होगा। इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा, फाइनेंस। टू कीप मैन एंड मशीन एट वर्क। एंड इसके बाद आपका लास्ट है टू एनकरेज मैनेजमेंट टू मेक प्रोग्रेस। मैनेजमेंट को एनकरेज करेंगे आप काम करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट के हाथ में पैसा होगा तभी तो वो आगे ग्रो करने के लिए कुछ सोचेंगे। पैसा ही शॉर्ट होगा तो फंड्स अरेंज करने में लगेंगे। टू एनकरेज मैनेजमेंट टू मेक प्रोग्रेस, मैनेजमेंट को प्रोग्रेस के लिए एनकरेज करने के लिए, ये आप नोट करेंगे। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी बात करेंगे, अभी पूछेंगे। ये है फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू, नोट करिए और देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, केस बेस्ड में आ सकता है, हो सकता है इससे रिलेटेड बहुत बड़ा केस दे दे, सिचुएशन दे दे। ममता की कहानी देखिए कि ममता ने बिजनेस शुरू किया, उसने सोफ़ा खरीदा, उसने फर्नीचर खरीदा, फिर उसने मार्केट सर्वे किया और उसके अकॉर्डिंग उसने देखा कि एक हेयर ब्रश की रिक्वायरमेंट है, उसने हेयर ब्रश मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। और अब इसने इतने बड़े लेवल पे बिजनेस शुरू किया कि साथ में ये फुटवेयर्स भी बनाने लगी। इसके साथ कॉन्टिन्यूशन ये ध्यान रखती है कि सभी लोग जॉब पे आते रहें, काम प्रोडक्शन स्मूथ फ्लो में चले। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या पता चलता है कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर है। तो आपको बेटा हेडिंग्स यही देनी होंगी और एक्सप्लेनेशन उस केस स्टडी से लेना है। क्लियर? तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सिखाऊंगी हाउ टू हैंडल केस स्टडीज, नोट कर लीजिए इन्हें। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर बिजनेस सर्वाइवल। आपकी बुक में से सब टॉपिक लिए गए बेटा, एक एक वर्ड आपकी बुक से लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एनी बिजनेस सर्वाइवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ साथ लिखेंगे बेटा, फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी बिजनेस। आपकी बुक में 3 डिफरेंट फैक्टर्स दिए हैं।
लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपकी बुक में 3 दिए हैं, वो 3 कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग। प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंसिंग। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तीनों में से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा तीनों जरूरी है। बिजनेस में टिके रहने के लिए आपको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी और फाइनेंसिंग भी। बट विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंसिंग, क्योंकि सभी कुछ पैसे से होगा। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। नोट करेंगे इसे, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये। नाउ द टॉपिक इज क्वेश्चंस अराइज इन माइंड ऑफ अ बिजनेसमैन बिफोर थिंकिंग अबाउट फाइनेंस। फाइनेंस सोचते ही एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? एंटरप्रेन्योर के दिमाग में क्वेश्चन क्या आएंगे फाइनेंस अरेंज करने से पहले? फाइनेंस अरेंज करने से पहले उसके दिमाग में 3 बातें आनी जरूरी हैं। सबसे पहले चलो मैं लिख के बताती हूँ आपको फ्लो चार्ट से। आप कैसे लिखेंगे? हम लिख रहे हैं क्वेश्चंस अराइज एट द टाइम ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस। एट द टाइम ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस लिख दो। एट द टाइम ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस। एज एन एंटरप्रेन्योर आप फाइनेंस अरेंज करने वाले हो। किस तरह के क्वेश्चन? 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड? हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, कितना चाहिए? क्लियर? हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। हाउ मच के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर विल मनी कम फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आना चाहिए, वेयर विल मनी कम फ्रॉम। सवाल है इसलिए क्वेश्चन मार्क, पैसा कहां से आएगा? 2 क्वेश्चन उसके दिमाग में आ गए। तीसरा क्वेश्चन कब चाहिए? तीसरा क्वेश्चन कब चाहिए, उसका जवाब आप लिखेंगे व्हेन डज द मनी नीड टू बी अवेलेबल। व्हेन डज द मनी नीड टू बी अवेलेबल। कब चाहिए? ऐसा ना हो कि अगले साल चाहिए और आप अभी से वो पैसा कहीं से ब्याज पर उठा लो, तो 1 साल का एक्स्ट्रा ब्याज आप क्यों भरेंगे? इन तीनों सवालों के जवाब एंटरप्रेन्योर के पास हमेशा होने चाहिए व्हेन ही और शी इज थिंकिंग टू अरेंज फाइनेंस। हाउ मच, वेयर विल मनी कम फ्रॉम, व्हेन वी रिक्वायर द फंड्स। नोट कर लीजिए। फ्लो चार्ट्स बनाएंगे अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, और उसके बाद हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे आप। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें फ्लो चार्ट्स की जरूरत नहीं है। सी बेटा, दीज आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर अ फर्म। जो एक फर्म को पैसे की जरूरत है वो आपके पास है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास नहीं है नॉट टू वरी। सिर्फ बिजनेस आइडिया आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है, फंड्स देने के लिए तो पूरी दुनिया है। कैसे, वो मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ। ये चैप्टर एग्जाम में तो काम आएगा, रियल लाइफ में भी आपके पास इस चैप्टर की बहुत जरूरत होने वाली है आपको व्हेन यू स्टार्ट योर ओन वेंचर। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर फर्म। फर्म के लिए जो आपको पैसा चाहिए वो इंटरनल सोर्सेज से आ सकता है या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से आ सकता है। इंटरनल सोर्सेज से आप फंड्स अरेंज करेंगे या एक्सटर्नल सोर्सेज से आप फंड्स अरेंज करेंगे। ओनर्स ओन फंड मतलब ओनर का अपना पैसा, उसे हम कहेंगे इंटरनल सोर्सेज। आपके पास जो अपना पैसा है। अब बोलो मैम हमारे पास कुछ नहीं है, हमने सिर्फ एक छोटा सा पैसा लगाया और बिजनेस शुरू कर दिया, हमें हमारा और पैसा चाहिए पर वो हमारा अपना हो। जो बेटा आपका अपना पैसा हो, जिसे आप खुद का पैसा कह सको, उसके लिए आप शेयर्स इशू करो, इक्विटी शेयर्स इशू करो। जो इक्विटी शेयर है वो ओनर्स ओन फंड होता है। ये हमने लिखा है ओनर्स ओन मनी, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी शेयर्स के पैसे ओनर को कभी वापस नहीं करने, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इंटरनल सोर्सेज ओनर्स ओन फंड, दैट इज कॉल्ड
इक्विटी। इसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज से अभी आप पैसा उठा सकते हो। एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे पहले आएगा बेटा कैपिटल मार्केट। क्या आएगा? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब बोलो मैम हमें नहीं कैपिटल मार्केट अभी जाना, हमें नहीं समझ आता, अभी अभी तो हमने बिजनेस शुरू किया है, मैं मार्केट को समझूं या पैसा उठाऊं, तो कोई बात नहीं, फिर आप जा सकते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के पास या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में समझाऊंगी। तो ये तीन डिफरेंट जो सोर्सेज हैं ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज किसके बेटा? हेडिंग पढ़ो, वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर अ फर्म। जैसा कि मैंने आपको कहा है नोटबुक आपके हाथ में होगी, बेशक आपको वीडियो पॉज करनी पड़े बट साथ साथ नोट्स बनाएंगे। फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल। मेरी कोशिश ये है कि जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो तब तक ये टॉपिक आपको याद हो चुके हो। नोट करिए। अब आपकी हेडिंग पढ़ो, कैपिटल मार्केट। टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट के टू टाइप्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। बेटा आपको बीच में एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको समझ आ रहा है, जो अभी तक पढ़ा है वो दिमाग में 50% भी सेव हो गया है, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो ही कंटिन्यू रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे ताकि आगे की वीडियोस मिस ना हो। अपना 100% दो, मैं अपना मोर देन 100% दे रही हूँ, और जो भी टेक्निकल ग्लिच आएंगे उन्हें हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने कुछ शॉर्ट इंप्रेसिव से आपको नोट्स बना रखे हैं ताकि आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बहुत इजी वर्ड्स में याद हो जाए। कोशिश की आज मैं किसी स्कूल में गई थी, प्रैक्टिकल वाइवा लेने, वाइवा के बाद थोड़ा सा टाइम था जब डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा हो रहा था स्कूल का, उस वक्त बैठ के मैंने आपके लिए शॉर्ट क्रिस्पी नोट्स बनाए कि मुझे याद था कि मुझे शाम को आपकी क्लास लेनी है। अब इसमें देखो बेटा, प्राइमरी मार्केट में मैंने क्या किया, प्राइमरी मार्केट के लिए जरूरी है, मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि विजिबल हो, आपको चीजें याद रह पाए। प्राइमरी मार्केट में कंपनी न्यू इशू करती है, फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, तो फिर मैंने कोशिश की कि यहाँ है कंपनी और कंपनी शेयर दे रही है किसको, इंडिविजुअल्स को, कोई भी पर्सन को कंपनी शेयर इशू कर रही है, डिफरेंट पर्सन को, पब्लिक को, और ये है प्राइमरी इशू। कंपनी ने जब न्यू शेयर्स इशू किए तो यहां हम लिखेंगे इशू न्यू शेयर्स। कौन कर रहा है बेटा? कंपनी कर रही है, और किसे दे रही है? जनरल पब्लिक को दे रही है। ये कौन सी कंपनी है बच्चे? ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट वर्ड लिखना कंपल्सन नहीं है, बट एमसीक्यू में आ गया तो आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब एक प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को न्यू इशू क्रिएट करती है, नए शेयर देती है, तो उसे आप कहते हैं प्राइमरी मार्केट। इस वे में लोग सिर्फ शेयर खरीदते हैं कंपनी से, वापस नहीं कर सकते। वापस नहीं कर सकते। तुम बोलो मैम इन्होंने शेयर खरीद लिया, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई और इन्हें पैसा चाहिए, अब ये क्या करेंगे? कंपनी तो वापस नहीं लेगी। प्राइमरी मार्केट में तो रूल है कि कंपनी वापस कभी नहीं लेती, क्योंकि जैसे ही कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करे, कंपनी का ये ओनर्स ओन फंड हो गया। आपको सिखाया था ना मैंने, ओनर्स ओन फंड, तो ये वापस नहीं लेगी। वापस करने के लिए पैसे, शेयर्स को मनी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ेगी सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है बेटा, ये जो पीपल हैं ये एक दूसरे को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, और अपने, मान लो इसे शेयर सेल करने, तो ये शेयर सेल कर देगा, इनको शेयर सेल कर देंगे, शेयर खरीदेंगे और इनको बदले में पैसे पहुंच जाएंगे। अब इनको शेयर चाहिए, ये आगे किसी और को शेयर सेल कर देंगे और इन्हें इसके बदले पैसे मिल जाएंगे, मनी। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म, कहाँ ये शेयर सेल परचेज हो रहे हैं, कहाँ एक दूसरे से शेयर सेल परचेज हो रहे हैं? कोई भी किसी को भी शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है और पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मर्जी आप इन्वेस्ट कर दो, जब मर्जी आप इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है? उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है बेटा NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पब्लिक टू पब्लिक शेयर ट्रांसफर सेल परचेज हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरी मार्केट में कंपनी न्यू इशू करती है जनरल पब्लिक को, वहां वापस नहीं दिए जाते। यहाँ पर या तो आप लिखेंगे जनरल पब्लिक बाय, या फिर लिखेंगे कंपनी इश्यूज, बस यही दो वर्ड आएंगे।
तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। एक और डिफरेंस मैंने थोड़ा आसान भाषा में लिखा, इसमें आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड में आप लिखेंगे इन्वेस्टर्स बाय फ्रॉम, यहाँ फर्स्ट में न्यू इशू करना है बेटा, ये न्यू इशू पे फोकस करना है, और सेकंड में लिखेंगे इन्वेस्टर्स बाय डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी, इन्वेस्टर्स बाय डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी। देखो आपने अभी अभी पढ़ा है, अभी आपने देखा कि इन्वेस्टर्स, ये दीज आर इन्वेस्टर्स, इन्होंने डायरेक्टली कंपनी से शेयर लिया। यहाँ इसमें क्या है, इन्वेस्टर्स बाय फ्रॉम ईच अदर, ये पहला पॉइंट है, और ये दूसरा है, इसमें क्या आएगा बेटा, इन्वेस्टर्स बाय फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से खरीदते बेचते रहते हैं, एक दूसरे से शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या आएगा बेटा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में, तीसरे में आप एग्जांपल्स दे दो, तीसरे में आप एग्जांपल्स दे दो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई एक कंपनी का नाम बताओ जिसने कि शेयर्स इशू किए, तो आप कोई भी इजीली नाम बता सकते हो, बट अगर मैं ये पूछूं कि आज तक का सबसे ज्यादा मैक्सिमम आईपीओ किसका है, आईपीओ क्या होता है बेटा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी फर्स्ट टाइम न्यू शेयर इशू करती है उसे आप कहते हो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आज तक का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करने के बाद सबसे ज्यादा पैसा किसने इकट्ठा किया बेटा, एलआईसी ने किया 2022 में। और जो आप खाने पीने का सामान ऑर्डर करते हो भी, पढ़ते भी, अगर आपने सामान कुछ ऑर्डर किया, स्विगी स्विगी स्विगी, आप यूथ जनरेशन के कारण ही इस साल 2024 जो गया, इसमें स्विगी सेकंड हाईएस्ट नंबर पर आ गया एलआईसी के बाद, जिसने आईपीओ लॉन्च करने के बाद मैक्सिमम फंड्स रेज किए। तो सेकंड नंबर पर कौन आया, स्विगी। आपने देखा कि एलआईसी ने आईपीओ से सबसे ज्यादा फंड्स जनरेट करे, इंडिया की बात हो रही है बच्चे, ये स्विगी ने सेकंड नंबर पर, और उसके बाद और एग्जांपल्स हैं जिसमें ओला या फर्स्ट क्राई बेबी प्रोडक्ट्स, और जोमेटो ने 2021 में आईपीओ लॉन्च किया, और जोमेटो ने भी इससे बहुत सारे फंड्स रेज करे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप आईपीओ में, प्राइमरी मार्केट में मेंशन कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी हाईएस्ट की, किसने कितना किया, ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपकी नॉलेज के लिए, जनरल लाइफ में, और एग्जांपल्स ऐड करने के लिए अगर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में हम क्या एग्जांपल लिखेंगे, सेकेंडरी मार्केट में हम लिखेंगे ट्रेडिंग ऑन एनएसई बीएसई, ट्रेडिंग ऑन एनएसई बीएसई। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एनएसई बीएसई की फुल फॉर्म लिख दो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ देखो बेटा, लोगों ने स्विगी और जोमेटो एलआईसी के शेयर्स खरीद लिए, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब उनको जरूरत पड़ी कुछ समय बाद शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करने की, तो ये क्या करेंगे बेटा, शेयर्स ऑफ जोमेटो एंड स्विगी बीइंग ट्रेडेड बाय इन्वेस्टर्स आफ्टर देयर आईपीओ, वो जो शेयर्स इन्वेस्टर्स ने खरीदे थे वो एक दूसरे के साथ वो शेयर अब खरीद बेच सकते हैं। शेयर्स इन्होंने जब फर्स्ट टाइम कंपनी से लिए, दैट इज प्राइमरी मार्केट, फर्स्ट टाइम जब सबसे पहले कंपनी से ले लिए वो प्राइमरी मार्केट, और जब एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लिया तो ये सेकेंडरी मार्केट। आप इसमें प्रॉपर एग्जाम्पल में लिख सकते हो, शेयर्स ऑफ जोमेटो एंड स्विगी, पूरे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बीइंग ट्रेडेड बाय इन्वेस्टर्स आफ्टर देयर आईपीओ, शेयर्स बीइंग ट्रेडेड बाय इन्वेस्टर्स आफ्टर आईपीओ। आईपीओ के बाद जब इन्वेस्टर्स एक दूसरे के साथ शेयर्स ट्रेड करते हैं, वो आपका एग्जाम्पल होगा सेकेंडरी मार्केट का। जब फर्स्ट टाइम शेयर लेते हैं वो एग्जाम्पल होगा प्राइमरी मार्केट का। अब आपको बिल्कुल इजीली क्लियर है, 3 नंबर का आएगा, आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई बाउंडेशन या रट्टाफिकेशन करने की, सेम वर्ड्स लिखने की, आप सेम वर्ड लिख सकते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज आप इस तरीके से प्रेजेंट करो। दिस टॉपिक इज
एंटरप्रेन्योर सीकिंग फंड्स फॉर, व्हाई एंटरप्रेन्योर सीकिंग फंड। बुक की एक एक इंपॉर्टेंट लाइंस निकाल के क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं आपके लिए, चाहे वो एमसीक्यू में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। एमसीक्यू में कैसे आ सकता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर सीक मनी, इसमें से कोई एक वर्ड हो सकता है, या विच वन इज नॉट फॉर दिस, इस टाइप का एक वर्ड हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योर सीकिंग मनी फॉर, आपके पास ऑप्शन आंसर्स है बेटा, सेटिंग न्यू एंटरप्राइज, नया एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए एंटरप्रेन्योर को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर डाइवर्सिफाई करने के लिए। एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ बेटा। न्यू एंटरप्राइज तो आपको पता, आप सबने अभी बिजनेस प्लान बनाया, प्रैक्टिकल भी दिया, या कुछ बच्चे भी देने वाले होंगे। तो नया एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत है एंटरप्रेन्योर को, एज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या फर्क है, जो न्यू स्टार्टअप शुरू करता है, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया वो शुरू कर रहा है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। जो न्यू स्टार्टअप शुरू करेगा, कुछ नया कर रहा है जो उन्होंने नहीं किया, जो ऑलरेडी चलते बिजनेस को जो सब लोग कर रहे हैं वही कोई बिजनेस करना शुरू कर देता है, वो है बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर को पैसे की, फंड्स की जरूरत पड़ती है टू सेटअप न्यू एंटरप्राइज। उसके साथ एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड करना बिजनेस को, जैसे आप किसी की फ्रेंचाइजी, किसी को फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दो, मर्ज कर दो, किसी बिजनेस को एक्वायर कर लो, या फिर जैसे आप 10 यूनिट्स बना रहे हो, 10,000 यूनिट्स बनाने लग जाओ, 10 से 11 बनाओगे, वो भी एक्सपेंशन में आएगा क्योंकि आप प्रोडक्शन एक्सपेंड कर रहे हो। इसके बाद डाइवर्सिफाइंग, डाइवर्सिफाइंग मीन्स अभी तक आप मार्कर बना रहे थे, अब आप फैन ऐसे टेबल ये सब बनाने लग जाओ, तो डाइवर्सिफाइंग के लिए भी आपको पैसा चाहिए जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि बोर नहीं हो रहे होगे, समझ आ रहा होगा। अब एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट्स इजीली दे देंगे, बट ह्यूमैनिटीज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, डोंट वरी, आई एम विद यू। क्वेश्चन है, न्यू इशू बाय, बेटा न्यू इशू को कौन सी मार्केट कहते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी? जल्दी से जवाब दो कमेंट सेक्शन में लिखकर, न्यू इशू को कौन सी मार्केट कहते हो, प्राइमरी या सेकेंडरी? ठीक है, सही जवाब भी लिखा होगा, ऑब्वियस प्राइमरी मार्केट कहते हैं उसे। अब जो न्यू इशू है, क्या उसे सिर्फ न्यू कंपनीज क्रिएट कर सकती है, या फिर ओल्ड कंपनीज भी न्यू इशू क्रिएट कर सकती है? मीन्स क्या, जो नई कंपनी खुलेगी वही आईपीओ लॉन्च कर सकती है, या फिर पुरानी कंपनी भी कर सकती है? इसका जवाब है कि न्यू कंपनीज एज वेल एज ओल्ड कंपनी दोनों ही न्यू इशू कर सकती है बेटा। जब आप कंपनी शुरू करते हो तो उस वक्त आप इनिशियल इशू करते हो, जैसे आप कहेंगे इनिशियल इशू, शेयर इशू करें आपने जनरल पब्लिक को। अगर आपकी एग्जिस्टिंग ओल्ड कंपनी है तो आप ऑलरेडी शेयर इशू कर चुके हो, बट कुछ समय बाद जब आपको जरूरत पड़े तो आप और शेयर भी पब्लिक को इशू कर सकते हो, और इसे हम कहेंगे फर्दर इशू। क्या कहेंगे? फर्दर इशू। कॉमर्स स्टूडेंट्स का नाम इसलिए लिया मैंने कि जब वो बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो लिखते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, ये टाइप से आपको पता चलता है कि कंपनी जब रजिस्टर होती है तो एक शेयर कैपिटल को ऑथोराइज कराती है, जिससे वो अपनी होल लाइफ में शेयर इशू करके फंड्स कलेक्ट कर सकती है। तो न्यू कंपनीज फंड्स कलेक्ट करती हैं इनिशियल इशू से, और ओल्ड कंपनीज फंड्स कलेक्ट करती हैं फर्दर इशू से, दोनों ही न्यू इशू है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। न्यू इशू के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा वेज ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट, कि प्राइमरी मार्केट में किन तरीकों से फंड्स रेज हो सकते हैं। नोट आपको साथ साथ करना है, फ्लो चार्ट्स, तो वो अब मैं आपको नोट करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ द टॉपिक इज वेज ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में बेटे 4 तरीके से फंड्स रेज हो सकते हैं। 4 तरीके से जो फंड्स रेज करने की टेक्निक्स हैं, उसमें सबसे पहले आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। मीन्स आगे पीछे कोई भी कर सकते हो, प्रोसेस नहीं है, नंबर 1 2 3 में कोई भी पहले लिख सकते हो आप। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स जब कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट स्पेंड नहीं करनी है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है कि जनरल पब्लिक को आपको बताना पड़ेगा कि वी हैव इशूड शेयर्स, न्यू कंपनी बताएगी कि हमने शेयर इशू करे हैं और आप खरीदो, और कंपनी ऐसा फ्लोटेशन कॉस्ट पे पैसा नहीं खर्च करना चाहती, तो कंपनी जो अपने शेयर्स हैं प्राइमरी मार्केट में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है बेटा? व्हेन शेयर्स आर इशूड टू फ्यू सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ओनली, जब आप थोड़े से सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को ही अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दो, जैसे LIC, UTI और डिफरेंट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को आप अपने शेयर इशू कर दो, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है न्यू इशू का, राइट
इशू। राइट इशू में क्या आएगा बेटा, when you issue shares to your existing shareholders in some proportion। जब आप अपने शेयर इशू करो तो सबसे पहले आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट हो कि वो आपके न्यू इशू शेयर्स को खरीद सके, उनको अप्लाई कर सके उनके लिए। अब वो प्रोपोर्शन क्या है बेटा, मान लो आपके मार्केट में आपके शेयर्स की बहुत डिमांड है, सभी लोग खरीदना चाहते हैं, बट आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले देना चाहते हो, तो आपने क्या राइट इशू प्रोपोर्शन में, जैसे कि जिसके पास 1000 शेयर्स है उसे 1 शेयर मिल जाएगा, जिसके पास 2000 शेयर्स है तो उसे कितने मिलेंगे 2, जिसके पास 3000 शेयर्स है तो उसे कितने मिलेंगे 3। तो आपने प्रोपोर्शन रखी 1000:1। क्लियर। तो ऐसे प्रोपोर्शन में आप जो शेयर्स दोगे वो राइट इशू होगा। एक और मेथड है ऑफर टू एम्प्लॉइज। ऑफर टू एम्प्लॉइज, जब आप अपने एम्प्लॉइज को अपने शेयर इशू कर देते हो, एम्प्लॉइज को शेयर इशू करने का क्या फायदा होगा, एम्प्लॉइज को जब शेयर इशू हो जाएंगे तो एम्प्लॉय आपकी कंपनी को अपनी कंपनी समझेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सब में उनका शेयर होगा। अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो एम्प्लॉइज को बेनिफिट है क्योंकि उनकी शेयर्स की वैल्यू ग्रो करेगी, और कंपनी डाउन जाती है तो उनके शेयर्स की वैल्यू कम होगी। तो कंपनी से अपनापन जोड़ने के लिए, क्योंकि बेटा जब हम शेयर खरीदते हैं, जितने के हमने शेयर खरीदे उतने के हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं, उतने के हम शेयर होल्डर मतलब उसके उतने पार्ट के हम मालिक बन गए जितने आपके पास शेयर्स हैं। तो एम्प्लॉयज को अब मालिकाना हक मिल गया, वो कंपनी की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और कंपनी की बेस्ट के लिए काम करेंगे। तो एक मेथड हुआ ऑफर टू एम्प्लॉयज। ऑफर टू एम्प्लॉयज के बाद आपका एक जो लास्ट बच गया IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जनरल पब्लिक को आपने शेयर इशू कर दिया प्रोस्पेक्टस के थ्रू, आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हो जिसके लिए आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज की। अब मैं इसके नोट्स लिख देती हूँ, आप भी नोट डाउन कर लेना। सी दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में डिफरेंट वेज क्या है फंड्स रेज करने के, 4 मेथड्स हैं जो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया, ये आपके लिए नोट्स लिख दिए हैं, एक बार रीड कर देती हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट डायरेक्ट सेल वर्ड से आइडेंटिफाई करेंगे, और आप आइडेंटिफाई करेंगे सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को, कि डायरेक्ट सेल कर दी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को, जैसे LIC, UTI। केस स्टडीज में भी तो आ सकती है एक्सप्लेनेशन केस स्टडीज में आ जाएगी, और आपको हेडिंग आइडेंटिफाई करनी होगी। तो वर्ड्स में हाईलाइट कर रही हूँ बेटा, जिससे देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा वे है फ्लोटेशन का, शेयर इशू करने का। Private placement, when direct sale of shares by company to few sophisticated investors. Then right issue means existing shareholders, when you are issuing shares to the existing shareholders on pro rata basis, or you can write in some proportion. After that offer to employees, आप जब अपने employees को share issue करते हो, स्टॉक ऑप्शंस, या आप लिख सकते हो ESOP, ये आपकी बुक से लिया बेटा वर्ड। ESOP का मतलब क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज द वे टू मेक एम्प्लॉयज द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ जो एम्प्लॉयज हैं वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, उतने पार्ट के ओनर होते हैं जितने के उनके पास शेयर्स हैं, और वो कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन गए, शेयर लेंगे। एम्प्लॉयज अब प्रॉफिट भी लेंगे सैलरी के साथ साथ, क्योंकि उन्हें आपने शेयर इशू कर दिए हैं। ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब पब्लिक इशू मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल लिखा है बेटा, मैंने फंड्स नहीं लिखा, इसका रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि बाकी जगह मैंने फाइनेंस लिखा, फंड्स लिखा, यहाँ कैपिटल क्यों लिखा। पब्लिक इशू से जो पैसा इकट्ठा होता है उसे मैंने कैपिटल क्यों कहा, याद है आपको। IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इससे जो पैसा आएगा, इक्विटी शेयर से जो पैसा आएगा वो इक्विटी होगा, और इक्विटी मीन्स ओनर्स ओन फंड, और जो ओनर का अपना पैसा है उसे आप क्या कहते हैं, इक्विटी इज ओनर्स ओन फंड। इसीलिए पब्लिक इशू से, इक्विटी शेयर से जो भी पैसा आएगा उसे हम कैपिटल कंसिडर करेंगे। इससे आप डायरेक्टली जनरल पब्लिक से शेयर इशू करते हो, जनरल पब्लिक को आप इन्फॉर्म करोगे, प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप शेयर इशू कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस मीन्स एक स्मॉल बुकलेट जिसमें कंपनी की सारी डिटेल, एसेट, लायबिलिटीज, एवरीथिंग इज मेंशन।
इसे नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आ सकता है या फिर केस बेस्ड आएगा। आपको इसमें से इसकी एक्सप्लेनेशन केस में डाल देंगे। इन हाईलाइटेड वर्ड्स की हेल्प से आप उस केस से आइडेंटिफाई करेंगे और बता देंगे कि कौन सा पॉइंट क्या पूछा गया है। क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा आपका इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा प्राइमरी इशू के बाद सेकेंडरी मार्केट का तो सिर्फ मीनिंग है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी के डिफरेंस में। तो मार्केट वाला पार्ट पूरा हो चुका बेटा। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो आ गया एंजल इन्वेस्टर। तो मैं एंजल इन्वेस्टर समझाऊंगी अब। See, this is the mind map of angel investors made by me for you। ये मैंने बनाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल जो एंजल की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, ये कौन होते हैं बेटा? आप जिस फील्ड में आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, अपना एंटरप्राइज सेटअप करना चाह रहे हो, उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। ये ऑनगोइंग मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं आपके, या रिटायर्ड हो सकते हैं। तो वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है और आपके फील्ड में जिसमें आप काम करने वाले उसमें एक्सपर्टीज भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाई नेट वर्थ, इनके पास पैसा होगा ताकि आप पर लगा सके। एंजल इन्वेस्टर्स कभी भी आपसे पैसा वापस लेने की उम्मीद नहीं करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स अपना खुद का पैसा आप पे लगाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स अपना खुद का पैसा आप पे लगाते हैं, कभी आपसे वापस लेने की जल्दी उम्मीदें नहीं करते हैं। आपको एडवाइस देंगे, आपको गाइड करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, और वो होंगे एंजल इन्वेस्टर। या आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई भी बाहर का पर्सन जो आपके बिजनेस आइडिया से इम्प्रेस हो गया, आप पे भरोसा करता है, वो एंजल इन्वेस्टर हो सकता है। तो एंजल इन्वेस्टर इज एन एफ्लुएंट इंडिविजुअल, ये वर्ड ध्यान से सुनना बेटा, एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड कैपिटल फॉर बिजनेस स्टार्टअप हैविंग हाई रिस्क हाई रिटर्न मैट्रिक्स। हाई रिस्क हाई रिटर्न मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि आपके स्टार्टअप में ही पैसा लगा देगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका बिजनेस चले या डूब जाए, ये अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपका बिजनेस चले, आप ग्रो करो, इसलिए इसे हाई रिस्क मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद यूजुअली एक्सचेंज फॉर कन्वर्टेबल डेट और ओनरशिप इक्विटी। डेट ओनरशिप किसी भी बेस पे ये आपको पैसे आपके बिजनेस में लगा देंगे। तो पहली फीचर हमने देखा था ना कि एंजल इन्वेस्टर की हमें फीचर्स भी करनी है। पहली फीचर होगी हाई नेटवर्थ। तो मोस्ट एंजल इन्वेस्टर्स आर करंट और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस ओनर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हु हैव नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड फंड्स दैट हेल्प स्टार्टअप मैच अप टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। मीन्स कि एंजल इन्वेस्टर्स ही हैं जो बिजनेस में आपके स्टार्टअप के वक्त आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमने देखा हाई नेट वर्थ, कि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो। हाई नेट वर्थ, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो, वो एंजल इन्वेस्टर्स आपके होंगे। इसके बाद रिस्क इन्वॉल्वमेंट, पहली फीचर क्या थी बेटा? हाई नेट वर्थ, इनके पास पैसा होगा। ये करंट या रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, या जिनके पास सिर्फ पैसा है और नॉलेज एक्सपर्टीज है। रिस्क इन्वॉल्वमेंट, रिस्क बहुत हाई लेवल पे रहेगा। एंजल इन्वेस्टर बियर्स एक्सट्रीमली हाई रिस्क। व्हाई? बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग एट योर स्टार्टअप ओनली। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप फ्यूचर में क्या करते हैं। दे एक्सपेक्ट ए हाई, वेरी हाई ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके लिए आपको सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, कॉन्टिन्यूस आपसे जुड़े रहेंगे। बट अगर पैसे वापस आपने नहीं किए तो आपको फोर्स भी नहीं करेंगे क्योंकि इनका अपना पैसा था। क्लियर? तो आपका पहला पॉइंट हुआ हाई नेटवर्थ। दूसरा पॉइंट हुआ रिस्क इन्वॉल्वमेंट। हम क्या कर रहे हैं? एंजल इन्वेस्टर्स के फीचर्स कर रहे हैं। ये अपना पैसा लगाते हैं, आपके स्टार्टअप में भी पैसा लगा सकते हैं। वेट नहीं करते कि आप ग्रो कर चुके हो, आप सर्वाइव कर चुके हो, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, अब मैं लेट टाइम में पैसा लगाऊं, नहीं, ये स्टार्टअप में लगा सकते हैं। इसके बाद प्रोएक्टिव एडवाइस, ये टाइम टू टाइम आपको एडवाइस देते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग फंड्स, मोस्ट एंजल्स प्रोवाइड प्रोएक्टिव एडवाइस। एडवाइस देंगे, आपको गाइडेंस देंगे, इंडस्ट्री कनेक्शंस भी देंगे, आपको काम दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे, और अर्ली डेज में आपके स्टार्टअप्स में ही पैसा लगा देंगे। तो आपने 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला क्या पढ़ा? हाई नेटवर्थ, रिस्क इन्वॉल्वमेंट, प्रोएक्टिव एडवाइस। क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स पढ़ रहे हैं। एक्सपीरियंस एंड मेंटोरिंग,
अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, आप पे पूरा नज़र रखते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, बिहेव एज अ मेंटोर, मेंटोर की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ देखो, पैसा लगाया, गाइडेंस शेयर करें, नॉलेज शेयर करें तो एक्सपेक्ट तो करेंगे वेरी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमने 5 फीचर्स पढ़ ली एंजल इन्वेस्टर्स की। एंजल इन्वेस्टर्स हमने 5 फीचर्स पढ़ी। पहली क्या थी, अगर आपको याद है तो आप लिख दो बेटा कमेंट सेक्शन में। हाई नेटवर्थ, पैसा बहुत है, ये करंट और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं। हाई नेट वर्थ। इसके बाद रिस्क इन्वॉल्वमेंट, रिस्क इन्वॉल्व बहुत हाई रहता है इनका। देन प्रोएक्टिव एडवाइस, एडवाइस हमेशा देते रहते हैं कॉन्टिन्यूअस टाइम पर। प्रोएक्टिव एडवाइस, प्रोएक्टिव एडवाइस के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई एक्सपेक्ट करेंगे ये आपसे। एक्सपीरियंसिंग एंड मेंटोरिंग, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते रहेंगे और मेंटोर करेंगे, आपको गाइड करेंगे हर एक स्टेप पे। इन हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में दे सकते हो। एंजल इन्वेस्टर्स are affluent individuals who provide capital for business startups having a high risk, high return matrix, usually in exchange for convertible debt or ownership equity. एंजल इन्वेस्टर के बाद मीनिंग और फीचर्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल लिखने से पहले मैं एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ। वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है बेटा? एंजल इन्वेस्टर अपना खुद का पैसा आप पे लगाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कहीं और से उठा के भी पैसा आप पे लगा देते हैं। अब उन्होंने कहीं और से उठा के भी आप पे पैसा लगा दिया तो 3 से 5 साल के अंदर अपना पैसा वापसी चाहते हैं। कौन? वेंचर कैपिटलिस्ट। देखो एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट दोनों ही पैसे वाले हैं, दोनों ही समझदार हैं, दोनों ही एक्सपीरियंस है, दोनों ही आपको मेंटोर करते हैं, गाइड करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सिमिलैरिटीज बहुत सारी हैं, डिफरेंस माइनर सा है। सबसे पहला माइनर बट इट्स अ मेजर डिफरेंस, एंजल इन्वेस्टर अपना खुद का पैसा लगाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट कहीं और से भी उठा के लगा देगा, अपना भी लगा सकता है, कहीं और से भी उठा के लगा देगा। एंजल इन्वेस्टर को पैसा वापस लेने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट क्योंकि कहीं से भी उठा के लगाए तो 3 से 5 साल में आपसे पैसा वापसी चाहता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में डिफरेंस के लिए। सी वेंचर कैपिटल फाइनेंस फीचर्स। वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि अर्ली स्टेज में पैसा नहीं लगाते, आपके एक पर्टिकुलर अचीवमेंट के बाद लगाते हैं, प्रॉपर स्कैन करके देख करके हाँ आप सर्वाइव कर चुके हो और आगे ग्रो करने के लिए रेडी हो। वेंचर कैपिटलिस्ट किसी और का पैसा उठाकर भी लगा सकते हैं और कॉन्टिन्यूस आप पे नजर रखते हैं। इसके फीचर्स में सबसे पहले आ गया बेटा इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस सेम, इसके लिए भी मैंने आपके लिए माइंड मैप बनाया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो इक्विटी फाइनेंस में क्या है बेटा? बेसिकली इक्विटी फाइनेंस इन न्यू कंपनीज में इक्विटी फाइनेंस करें। इक्विटी वर्ड क्यों यूज किया बच्चा? इक्विटी मीन्स ये ओनर्स ओन फंड हो जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा तो लगा दिया, अब ये ओनर का ओन फंड हो गया, इस पे कोई उसे इंटरेस्ट नहीं देना है। अब इसके बाद आ गया रिटर्न। यस ऑब्वियस दे इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम की रिटर्न तो देनी ही है, रिस्क के साथ है, बिजनेस डूब भी सकता है। इन्वॉल्वमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट कॉन्टिन्यूस रहती है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और चेक करते रहेंगे, एक्सपर्टीज शेयर करेंगे और जहाँ एडवाइस की जरूरत है एडवाइस भी देंगे। ये एंजल इन्वेस्टर से काफ़ी पॉइंट्स मैच करेंगे, बट आपको बहुत केयरफुल रहना है कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसने लंबे टाइम के लिए आपके पास इन्वेस्ट किया है। ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स में, लार्ज में नहीं, क्योंकि लार्ज को तो पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन से फर्म में किया? स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स में। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। स्मॉल एंड मीडियम फर्म्स में हमने इन्वेस्ट करा है। और डिसइन्वेस्ट क्यों लिखा बेटा? डिसइन्वेस्ट में क्या आएगा कि सच इंस्टीट्यूशंस डिसइन्वेस्ट द होल्डिंग ईदर टू द प्रमोटर्स और टू द मार्केट। प्रमोटर्स या मार्केट के लिए डिसइन्वेस्ट किया जा सकता है। सबसेट ऑफ प्राइवेट इक्विटी, क्योंकि ये इक्विटी के रूप में यूज हो रहा है तो इसे हम सबसेट ऑफ प्राइवेट इक्विटी कह सकते हैं।
प्रोवाइड बिजनेस स्किल्स, जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं कॉन्टिन्यूस गाइडेंस देते हैं, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, बिजनेस स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू स्टार्टअप्स को, न्यू वेंचर को, हाँ जो एक लेवल तक स्टेबल हो चुके हैं। ये नोट कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन पूरी आपने स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ से पढ़ेंगे या अपनी बुक से पढ़ना। कोई भी डाउट होगा तो कल शाम वाली क्लास में आप डाउट्स पूछ सकते हो। कल शाम मीन्स 29 जनवरी को जो क्लास होगी इवनिंग में 9 o'clock। अब हम अगला टॉपिक क्या करने वाले हैं बेटा, अगला टॉपिक हम करेंगे फंडिंग। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 6। अभी तक आपने सारा समझा, अच्छे से देखा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट क्या है, फंड्स कैसे रेज होते हैं, फंड्स की ज़रूरत क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, और अब ये टॉपिक आ गया फंडिंग। फंडिंग क्या है बेटा, फंडिंग मीन्स जब आप पर पैसा लगाया जाता है उसे फंडिंग कहेंगे। कौन करता है, एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग करेंगे। उसी में से आपको पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट कर दिए कि अगर सिर्फ फंडिंग पे क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया, तो सबसे पहले ऐसे फ्लो चार्ट से आप शो करेंगे, फिर ये वाले पॉइंट्स हैं इनको एज हेडिंग लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड्स लिखेंगे, फ्लो चार्ट के बाद एक पूरे पेज पे फ्लो चार्ट आपका शो होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपके माइंड मैप में बना रखा है। ऐसा फ्लो चार्ट एक क्वेश्चन में पेज पर पूरे पेज को यूज करके बना के नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ अगर शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 मार्क का है तो फिर ये फ्लो चार्ट्स की जरूरत नहीं है। फंडिंग, फंडिंग क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो आपके बिजनेस पे आप पर पैसा लगाया, क्या इतना आसान है फंडिंग लेना? नहीं। लुक एट फर्स्ट फीचर, इन्वेस्टमेंट। दे मे इन्वेस्ट इन 1 out of 400 अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड टू देम। इतने सारे बिजनेस वेंचर्स के बिजनेस आइडियाज ये देखते हैं, जो प्रमोटर्स बिजनेस आइडियाज लेकर आ रहे हैं, उसमें से जो इन्हें बेस्ट लगती है उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। ये 400 वर्ड मैंने आपकी बुक से लिया है कि 400 भी दिखाई तो उसमें से कोई एक इन्हें पसंद आता है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इनका, कि ऐसे इतनी आसानी से कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए आप अगर बिजनेस आइडिया बनाते हो तो स्पेशल बनाना और उससे अलग बनाना, जिसकी हाई ग्रोथ की पोटेंशियल हो वो बनाना। फंडिंग, दिस इज एक्सट्रीमली रेयर केस। एक्सट्रीमली रेयर क्यों? वो आपको चेक करेंगे कि आपकी पोटेंशियल एक्सट्रीमली रेयर हो, रैपिड ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हो, आपकी मैनेजमेंट टीम बहुत खास हो, आपका बिजनेस मॉडल बहुत इनोवेटिव हो, ऐसा काम किसी और ने ना किया, आपके सक्सेस रेट ज्यादा दिखाई देंगे, तो ये आप पर पैसा लगाएंगे। आप पर पैसा लगाएंगे उस वर्ड के लिए हमने क्या यूज किया है, फंडिंग। कौन लगाएगा? वेंचर कैपिटलिस्ट लगाएंगे। और अब आ गया बेटा एग्जिट, जैसा मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले से बता रही हूँ कि 3, 5, 7 साल में ही एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपना पैसा नहीं लगाया आप पर, कहीं और से भी उठाकर पैसा लगाया। तो लुक्स फॉर एन एग्जिट इन टाइम फ्रेम 3 to 7 years। इसके बाद ग्रोथ, ऑब्वियस है कि अगर पैसा लगा रखा है तो ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे ये, आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेंचर्स विद एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ पोटेंशियल, क्योंकि उन्होंने 400 में से 1 पे पैसा लगाया है। आपकी मैनेजमेंट टीम, बिजनेस मॉडल सब कुछ देखकर पैसा लगाया, इन्हें एग्जिट भी लेना है, तो ये ग्रोथ के बाद ही एग्जिट लेंगे। ये हो गया फंडिंग, आप नोट कर लीजिए। और फंडिंग के बाद एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग और लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग। क्या इसे आप नोट करो। सी, व्हेन टू सीक वेंचर कैपिटल फाइनेंस। वेंचर कैपिटल फाइनेंस की जरूरत कब पड़ती है? आपकी बुक में गिवन है 4 स्टेजेस पर। अब 4 स्टेजेस उन्होंने कैसे काउंट किया, 1, 2, 3, 4, बट आप 4 वर्ड मत यूज करना, आप हेडिंग डाल देना अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग और लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग, क्योंकि ये तीनों बेटा अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के पार्ट है। अर्ली स्टेज में सबसे पहले आ जाएगा सीड कैपिटल फाइनेंस। सीड कैपिटल वो कैपिटल होती है आपका अपना पैसा, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, जिससे आपने बिजनेस को एक्चुअल स्टार्ट किया है। प्री स्टार्टअप एंड स्टार्टअप फाइनेंस, प्री स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने का से पहले का खर्चा, कि आपने बिजनेस प्लान लिखा, फिजिबिलिटी स्टडी की, इस तरीके से, तो वो प्री स्टार्टअप फाइनेंस है। और स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने का खर्चा। इसके बाद सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग। सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग मींस प्री स्टार्टअप और स्टार्टअप हो चुका, अब आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट है दैट इज सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग। तो ये हो गया अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। बहुत डिफिकल्ट है इस लेवल पर फंडिंग लेना, आसान हो जाती है लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग पर फंडिंग लेना। लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग के 2 नाम हो रहे हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नाम है ब्रिज
और प्री पब्लिक स्टेज, ब्रिज और प्री पब्लिक स्टेज। प्री पब्लिक स्टेज मतलब वो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले है शेयर के लिए, उससे पहले भी उसे फंड्स की जरूरत पड़ेगी, वो यहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट से लिया जा सकता है फंडिंग के रूप में। तो ये जो लास्ट स्टेज फाइनेंस कब मिलता है बेटा, जब कंपनी एक्चुअल में सेटअप हो चुकी है, अच्छा काम कर रही है, मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुकी है, बहुत बढ़िया चल रही है, और अब उसे और आगे बढ़ने के लिए पैसे चाहिए, और आगे बढ़ने में जैसे कि मर्जर, एक्विजिशन या आईपीओज, इस लेवल तक जाने के लिए जब पैसा चाहिए तो उस पैसे को हम कहेंगे लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग। यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट इजीली फंडिंग कर देते हैं। तो अब ये टॉपिक्स तो पूरे हो गए। अब आप बताओ आपको कितना परसेंट समझ आया। मैंने वीडियो के बीच में भी कहा था कि अगर कम से कम 50% समझ आए तो ही मेरे साथ कंटिन्यू रहना, अदरवाइज आप मुझे कमेंट में लिख देना कि मैम हमें समझ नहीं आया और ऐसे समझाओ, ऐसे कराओ, मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। हाँ, अगर 50% या उससे ज़्यादा समझ आया तो लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हमारा टारगेट सबको पता है क्या है, फाइनल एग्ज़ाम जो कि 15 Feb 2025 को है, पहला पेपर है बेटा। अगर वो बेस्ट हो गया ना, बाकी सारे पेपर के लिए कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। 15 Feb तक तो मैं आपको पढ़ने की आदत डाल दूंगी, 15 Feb तक तो मैं आपको विश्वास दिला दूंगी कि पढ़ाई कितनी आसान है। बस अपने टीचर्स के साथ लग जाओ, अपने टीचर्स पे भरोसा करो। अच्छा, क्लास एंड करने से पहले एक और बात बतानी है कि जो आपके टीचर्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बैकएंड पे आपके लिए काम करते रहते हैं, उन सब ने अपने कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। जैसे कि ये चैप्टर 6 के क्वेश्चंस हैं, हम सब टीचर्स ने मिलकर किया था ये काम कि चैप्टर 6 में किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मेरे पास है, जिसका मैंने आपके लिए प्रिंट ले लिया है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी चैप्टर 6 वीडियो देखने के बाद, जब आपने पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, और अब आप चाहते हो कि मैम क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, तो ये मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। बस मुझे कमेंट में मैसेज लिख देना है कि मैम प्लीज़ शेयर क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 6। और अगर आपने वीडियो के सारे कंटेंट ध्यान से पढ़े हैं, लिख के करे हैं वीडियो पोस्ट करके, तो आप ये सारे आंसर्स इजीली सोल्व कर पाओगे, इन सारे केस स्टडीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो फिर लिख देना कमेंट बॉक्स में। आई विल टेक स्पेशल क्लास फॉर यू टू सॉल्व योर डाउट्स। ये मेरा वादा है आपको। आपका वादा वही है कि आपको रोज़ रेगुलर रहना है, पढ़ना है। ऑनलाइन सेशन हुआ, लाइव आ पाई तो बहुत बेस्ट, कोई भी टेक्निकल इशू आया तो सेम ऐसे ही मैं रिकॉर्ड करके सेम डे पे आपको चैप्टर दे दूँगी। नाउ थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।